हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मस्त है ना? तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर खत्म हुआ था उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वह यह आपके एनसीईआरटी बुक से हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो करा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उनको आज हम करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आपका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद देश प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अगर इसका डिफिनेशन अगर ध्यान से देखें तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की वह भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी शॉर्ट में समझे तो राष्ट्रवाद देश प्रेम की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक यानी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्या करती है? एकता का वाहक बनती है, उनको जोड़ के रखती है। जैसे देखिएगा आपका पड़ोसी उड़ोसी से झगड़ो हेल रहता है, लेकिन जैसी अगर देश की बात आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। कितनों झगड़ा उगड़ा भेल, अगर आपके घर में टीवी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो देखने चल जाते हैं। तो क्या होता है? एक साथ हम लोग जुड़ते हैं किसके नाम पे? तो राष्ट्र के नाम पे जुड़ते हैं, देश के नाम पे जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेजनी कौन था? आपको याद होगा इटली का एकीकरण में हम लोगों ने देखा था मेजनी की भूमिका, कि मेजनी ने इटली के एकीकरण का मार्ग कैसे आगे बढ़ाया था। तो सबसे पहले देखते हैं, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी क्या था? एक गणतांत्रिक विचारों का, यानी राजतंत्र नहीं चाहता था, ये ऐसा देश बनाना चाहता था जहाँ पे किसका शासन हो? जनता का शासन हो। तो ठीक है, तथा एक योग्य सेनापति था। साथ ही साथ इमेजनी क्या था? एक सेनापति था। आपको याद होगा कि इमेजनी ने ही यंग इटली और यंग यूरोप की भी स्थापना की थी, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए। लेकिन इसके अथक प्रयास से, बहुत सारे भी प्रयास किए इन्होंने, लेकिन इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाया था उस समय, जिसके अंतर्गत आदर्शवादी गुण ज्यादा किंतु व्यवहारिक गुण कम थे। तो ये हो गया मेजनी कौन था, इनका डिफिनेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी का एकीकरण जो था उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण लिखा गया है, जर्मनी पूरी तरह से 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित था। जो जर्मनी था वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? बटा हुआ था, जिनको जोड़ना थोड़ा सा कठिन हो रहा था। ठीक ना, आगे देखे तो यहाँ धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। इधर थोड़ा देख लीजिएगा विषमताएं। ठीक ना, तो यहाँ पे जो अब कोई भी देश होता है तो विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। तो जर्मनी में भी उसी प्रकार से कि विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग, विभिन्न राजनीतिक विचारों का, सबका विचार क्या क्या था? अलग अलग था। कोई धर्म राज्य बनाना चाहता था, कोई राजतंत्र स्थापित करना चाहता था, कोई गणतंत्र स्थापित करना चाहता था, जिस कारण से क्या हो रहा था? लोगों के विचार में टकराव हो रहे थे और जर्मनी का एकीकरण में बाधा बन रही थी। उसका देखे तो यहाँ पर्सा शक्तिशाली राज्य था जो अपने प्रभाव बनाए हुए था। वहाँ पे जो जर्मनी में बात करें तो उस समय जो सबसे शक्तिशाली राज था जर्मनी का वो पर्सा था। और उस समय जो पर्सा का शासक थे वो चाहते नहीं थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, वो अपना प्रभाव कायम रखना चाहता था। ये भी उसमें क्या थी? एक बाधा थी। आगे इसमें देखे थे कि पर्सा का जब शासक बदलता है तो क्या राष्ट्रवादी गुण का आता है और वो जर्मनी के एकीकरण में मदद करता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है? आपको याद होगा कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी, यानी वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, नेपोलियन के अंत के बाद। तो वहाँ से मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। मेटरनिख फ्रांस में पुनः बुर्बोवंश को बहाल करता है। जो भी पुरातन व्यवस्था नेपोलियन खत्म किए रहता है उसको क्या लाया जाता है? दोबारा फ्रांस में लाया जाता है। तो उसी 1815 से लेकर 1848 तक के काल को क्या कहते हैं? मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। 1814 लिखा गया 1814 नेपोलियन के पतन अर्थात मेटरनिख युग की शुरुआत। 1814 में नेपोलियन 1815 से मेटरनिख युग की शुरुआत को माना जाता है। ठीक है, तो 1815 कर लीजिएगा, लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को किस नाम से हम लोग जानते हैं? मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका क्या क्या कारण था सो आपको बताना है। आपका आंसर है, इस क्रांति के प्रमुख कारण लुई फिलिप की कमजोर शासन व्यवस्था, जिससे फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे जनता में असंतोष की भावना बढ़ी एवं क्रांति का सूत्रपात हुआ, यानी क्रांति की शुरुआत हुई। आपको याद होगा था 1830 ईस्वी में जुलाई की क्रांति हुई थी और उसके बाद जो शासक बना था अर्लियंस वंश का लुई फिलिप बना था। ठीक ना, तो लुई फिलिप शुरुआती दौर में तो शासक ठीक से चला रहा
रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका सत्ता कमजोर पड़ते गया और देश में क्या हो गई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं व्याप्त हो गई, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या आ गई और लोग क्या हो गए, इससे नाखुश हो गए और धीरे धीरे लोगों में असंतोष की भावना जागी और लोगों ने क्रांति कर दिया और अंततः लुई फिलिप को क्या किया, राजगद्दी छोड़ना पड़ा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, इटली में जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। याद होगा ऑस्ट्रिया, ये तो याद होगा, हमेशा विरोध में रहता है ना। इटली में जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो था सबसे बड़ा बाधा था। न इटली का एकीकरण होने देना चाहता था, ना ही जर्मनी का। क्या है कि इन दोनों के कुछ क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अब जानता था कि जैसे एकीकरण होगा तो एक राष्ट्र के रूप में इटली और जर्मनी उभरेगा, जिससे क्या होगा, इसका जो कब्जा था, इसका जो प्रभाव था वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस कारण से मेटरनिक इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था। एकीकरण के पीछे मुख्यतः राष्ट्रवाद की भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली एवं जर्मनी के एकीकरण होने वाले सभी आंदोलनों को दबाया। जो भी इटली और जर्मनी में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्या हुआ, इन सभी में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जगी और इन्होंने इटली एवं जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन मेटरनिक ने जो भी यहाँ आंदोलन होते थे, मेटरनिक उसको दबाने का प्रयास करता था, ठीक ना। मेटरनिक के दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली और जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली गई। अब होता है ना, किसी चीज को आप जितना दबाइए उतना वो उभरेगा। किसी को कहिए कि तुमसे ये काम नहीं होगा तो वो ईगो पर ले लेता है कि अब हमसे तो ये काम होवे करेगा, हम ये अब करके दिखाएंगे। तो इसी हुआ, लोगों में क्या हुआ, जब जब लोग क्रांति करते थे तो मेटरनिक उसको दबा देता था। लेकिन धीरे धीरे ये दबा नहीं, धीरे धीरे लोगों में और राष्ट्रवाद की भावना जगी कि हमको अब करना ही है, चाहे जैसे हो हम एकीकरण करके रहेंगे। तो लोगों ने मेटरनिक के खिलाफ क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली और जर्मनी के लोगों में एकीकरण के मार्ग की प्रमुख बाधक समाप्त होते ही फिर से उत्साहपूर्वक एकीकरण का प्रयास किया गया एवं अंततः सफलता पाई। और 1848 में क्या हो गया, मेटरनिक युग की समाप्ति कहा जाता है और उसके बाद एकीकरण का मार्ग और ज़्यादा क्या हो गया, खुल गया, यानी लोगों को और ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहे और इस अंततः इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। आपको याद होगा कि जब फ्रांस का शासक बनता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण करता है। उसी प्रकार इसने इटली पर भी आक्रमण किया था और इटली के कुछ क्षेत्रों को मिला दिया था, यानी एक किया था। उसके बाद इसने जर्मनी में भी आक्रमण किया था और जर्मनी के 39 प्रांतों को मिलाकर एक किया था। तो जिस कारण से ये इटली में आक्रमण किया, उसके कुछ राज्यों को मिलाया, जर्मनी भी आक्रमण किया था, उसके कुछ राज्यों को मिलाया। तो लोगों में ये भावना जग गई कि क्यों ना हम पूरे जर्मनी को, या इटली के लोगों में भावना जगी क्यों ना हम पूरे इटली को एक साथ मिला दें, तो इटली एक देश के रूप में उभर के सामने है। अगर डिफिनेशन देखें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास, राष्ट्रीयता, ठीक ना, हिंदी थोड़ा मेरा इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस के राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने नवयुग का संदेश भेजा। नेपोलियन ने इटली एवं जर्मनी के उसके भौगोलिक क्षेत्र से बाहर कर उसे नई वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व एकीकृत हुई, ठीक ना। तो नेपोलियन क्या करता, आसपास के क्षेत्रों पे आक्रमण किया था, उसको एक किया। और नेपोलियन, आप लोगों को याद होगा तो नेपोलियन जो था वो पुरानी तरह से जो राजा चला रहे थे उस प्रकार से नहीं चलाता था। इसने अपना एक नेपोलियन संहिता लागू किया था, उसके तहत लोगों को खुश रखता था अच्छे तरीके से। इसका जो शासन व्यवस्था था पुराने राजाओं से काफ़ी अच्छा था, ठीक ना, जिस कारण से एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी ने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में आपको बताना है। आपको याद होगा गैरीवाल्डी जो कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन्होंने। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, एक नाविक थे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे, एक नाविक थे। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। गैरीवाल्डी देखिए एक नाविक थे, कोई राजा वगैरह नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ते गए और एक सेना छोटी सी बना ली और इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पे उस समय बुरो वंश का शासन था, उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वो भी बुरो वंश से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो भी चाहते थे कि बुरो वंश किसी प्रकार से खत्म हो जाए, यहाँ पर से शासन उसका खत्म हो जाए। और जब
गैरीवाल्डी ने वहां पे आक्रमण किया तो लोग भी किसके साथ जुड़ गए, गैरीवाल्डी के सपोर्ट में आ गए और अंततः वहां पे बुर्बो वंश का खत्म हो गया। कहां पे, इस सिसिली और नेपल्स में। तो ठीक है, जहां की जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरीवाल्डी के समर्थक बन गई। गैरीवाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां की सत्ता संभाली। और गैरीवाल्डी ने क्या, वहां की सत्ता किसके हाथ में दे दिया, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, बिना किसी समझौता के। विक्टर इमैनुअल का क्या कहा कि आप ही सत्ता संभालिए एक अच्छे तरीका से, एक संवैधानिक तरीका से, ठीक ना। इसी और उसके बाद गैरीवाल्डी एक साधारण कृषक की भांति जीवन जीने के लिए अग्रसर हुआ। इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके बाद ये सब राज का छोड़ छाड़ के अपना फिर एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगे गैरीवाल्डी, ठीक ना। आपका अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। विलियम प्रथम जो पर्सा का शासक बनते हैं, ठीक ना, तो उनके बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता, ठीक ना। वो कैसे नहीं हो पाता उसके बारे में बात करते हैं। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। जो विलियम प्रथम पर्सा का शासक बनता है वो एक राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था और वो भी चाहता था कि जर्मनी का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, जर्मनी का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। एक ये योग्य शासक थे। कैसे शासक थे, योग्य शासक थे। इन्हें सत्ता अच्छे तरीके से चलाना आता था, जिस कारण से औद्योगिक क्रांति भी वहां पे चरम पे पहुंची, वहां पे उद्योग भी लगाया गया। आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्र का एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्य से ही बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क ही बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ थे और विलियम प्रथम जानता था कि अगर हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो बिस्मार्क को अपने साथ लाना होगा। तो बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने क्या बनाया, जर्मनी का चांसलर बनाया, पर्सा का चांसलर नियुक्त किया और बिस्मार्क ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई। बिस्मार्क जानता था कि सबसे पहले तो देखे तो सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया था। तो ये जानता था कि बिना युद्ध किए तो जर्मनी के एकीकरण होने वाला है नहीं, इसीलिए इसने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई, यानी यूं कहें तो युद्ध की नीति अपनाई। ये जानता था कि बिना युद्ध लड़े जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है और इसीलिए विलियम प्रथम और बिस्मार्क ने मिलकर सबसे पहले अपनी सेना भी मजबूत की। सबसे पहले धीरे धीरे इन्होंने अपनी सेना मजबूत की और अंततः आपको पता है कि युद्ध हुआ था, ठीक ना। सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध सब हुआ था। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक ना। और अंततः पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। यदि विलियम प्रथम बिस्मार्क का समर्थक नहीं करते तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। आपको पता है कि बिस्मार्क को चांसलर किसने नियुक्त किया, विलियम प्रथम ने नियुक्त किया और शासक भी विलियम प्रथम थे। तो विलियम प्रथम अगर बिस्मार्क को सपोर्ट नहीं करते तो वो ज्यादा आगे कुछ कर नहीं पाते, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय जो भी क्वेश्चन थे वो आपको आज करा दिया गया है। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।